पवन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आपको मंडे टू सैटरडे चलता है। कल किसी कारणवश सेट सुबह मॉर्निंग में नहीं आया था और आज फिर आपका सेट आएगा और फिर मंडे को कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहीं पे डाला जाता है और जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है वहीं डाल दिया जाता है। और ग्रुप डिस्कशन जो लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है वहीं भी उसका भी होमवर्क डाला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है वो हमेशा चलता ही रहेगा। किसी कारणवश किसी दिन बंद हो सकता है, किसी का एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण। तो अभी फ़िलहाल बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का जो मॉडल सेट प्रैक्टिस डेली चलता था हम लोग के सप्ताह के 7 दिन में, अभी उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 17 अगस्त से 3 जून का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, 17 से 25 अगस्त तक। तो जब तक ग्रुप डी के आपको एग्ज़ाम चलेगा तो बिहार सचिवालय का प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस बंद रहेगा और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद मॉडल सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक मैंने 50 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और 50 सेट का वीडियो और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहां से जाके देख सकते हैं। तब तक यह 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता रहेगा, यह कंटिन्यू चलता है और ये चलता ही रहेगा। और शाम को आप ग्रुप डिस्कशन लाइव में ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते उसमें साइंस का पर्सन का थोड़ा ज़्यादा किया गया है, जिसमें 45 से 50 मिनट आपको साइंस ही पूछा जा रहा है और 30 मिनट आपको जीके जीएस पूछा जा रहा है और आपको 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स, यानी टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट हो। एग्ज़ाम तक आपका, अगर इस फेज में आपका एग्ज़ाम नहीं है तो 1 महीना में आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके भी आएंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का पूछा है। तो ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रादीपीय। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विशाखापत्तनम है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह जो कि गुजरात में है और नावासमा बंदरगाह आपको मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, सुगना मुंडा, रामचंद्र दुबे और बुधू भगत। तो बिरसा मुंडा के गुरु आपको ऑप्शन ए यानी कि आनंद पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कौन एक ज्वारीय बंदरगाह? तो मैंने अभी ही चर्चा किया है। तो ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी की बात करें तो तूतीकोरिन। तो कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कांडला आपको ज्वारीय बंदरगाह है और विशाखापत्तनम आपको सबसे गहरा बंदरगाह है और मुंबई में जो है नावासमा बंदरगाह, जिसे जवाहर बंदरगाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस जो है आपको किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सीन नदी, टाइबर नदी, राइन नदी और डार्लिंग नदी। तो पेरिस आपको ऑप्शन ए सीन नदी के किनारे बसा है। डार्लिंग नदी जो है कि ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे व्यस्त नदी आपको राइन है। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्सियस किस महासागर में स्थित है? सेल्सियस जो है आपको किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो पूछा गया है कि सेल्सियस कहाँ है, तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो कि मेरियाना गर्त है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद आपको अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर। तो आपके एग्जाम में कभी कभी इसको सजाने के क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। 1 नंबर पर आपको प्रशांत महासागर, 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर और 3 नंबर पर आपको हिंद महासागर और 4 नंबर पर हो जाएगा आपको आर्कटिक सागर। तो इसको सजाने के अगर पूछेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
ग्रेट आर्टेरियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? जो ग्रेट आर्टेरियन बेसिन है वह कहाँ पर स्थित है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही आंसर दें। हड़बड़ाई में आंसर नहीं देना है, जल्दीबाजी में अगर आप आंसर देते हैं तो गलती हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, रूस और अफ्रीका, ग्रेट आर्टेरियन कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको रूस है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा आपको ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। दुधवा भी आपको उत्तर प्रदेश में है। और कान्हा किसली पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। और गुरु घासीदासी अभयारण्य पूछेगा तो आपको छत्तीसगढ़ में, जो सबसे नया है। क्वेश्चन नंबर 8, नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री, नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो नेपानगर जो है न्यूज प्रिंटिंग प्रेस आपको ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का ये चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कों का निर्माण आपको उड़ीसा में है। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ था तो प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश बना था और उसकी अध्यक्षता फजल अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है? ओजोन परत का जो घनत्व होता है सबसे अधिक किस मंडल में होता है, इस बात को पूछा गया है। तो ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में और बहिर्मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि समताप मंडल में होता है। और समताप मंडल में ही आपके वायुयान यानी जहाज उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल जो है इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है। और क्षोभ मंडल की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। और क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। बहिर्मंडल जो है सबसे बाद का मंडल है। ओजोन मंडल आपको पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, हनी सिंह को, कपिल देव और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि कपिल देव को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को आप लोग को पता ही होगा कि मिल्खा सिंह किसको कहा जाता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या आपको 5 है और लोकसभा में सीटों की संख्या आपको 10 है। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और पंजाब का भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। क्वेश्चन नंबर 11, आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। रॉबर्ट पियरी, एमंड हेलरी, अमुंड सेन और रिचर्ड वास। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अमुंड सेन था। और दक्षिणी ध्रुव के खोज किया था रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में, भंजक के रूप में, नियामक के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो D2O को आपको ऑप्शन ए मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। और इसका खोज यूरे ने किया था। 1932 में D2O का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक जो है यौगिक का उदाहरण है नायलॉन का, सेलुलोज का, पॉलीथीन का और न्याय का। तो प्राकृतिक बहुलक जो है यौगिक किसका उदाहरण है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सेलुलोज का उदाहरण है प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, इस बात को पूछा गया है। पद्मा, मेघना, स्वर्णगिरी और ऑप्शन डी की बात करें तो सांपो। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मेघना के नाम, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो धारा मिक्स होता है उसे मेघना कहा जाता है। और बांग्लादेश का सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगा है, जो कि 4096.6 किलोमीटर सीमा लगा है भारत से। और भारत का सबसे ज़्यादा राज्य का सीमा आपको बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का लगा है। तो ये सारे चीज़ अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम आपको टाका है और राजधानी ढाका है। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तानसेन का जो वास्तविक नाम क्या था, महेश मिश्रा, दीनदयाल पांडे, आनंद पांडे और रामतनु पांडे। तो तानसेन का वास्तविक नाम आपको ऑप्शन डी, रामतनु पांडे था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। आपके एग्जाम में कभी कभी वास्तविक नाम भी व्यक्ति को पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी। ओलंपिक के पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी और डोला बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा सबसे पहले महिला में ओलंपिक में पदक जीता गया था। साइना नेहवाल टेनिस और सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है। क्वेश्चन नंबर 17, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है कि कितना होता है। 1.4, 2.4, 3.4 और ऑप्शन डी 4.4। तो हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2.42 होता है। और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा पूजनीय जानवर कौन था। सांड, गाय, भैंस और हाथी। तो सबसे ज़्यादा आपको पूजनीय आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सांड था। क्वेश्चन नंबर 19, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। चालकता क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो चालकता इसका बढ़ जाता है, किसी भी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3, NaCO3, NaOH, CaSO4। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि NaOH होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। Na2CO3 10H2 आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फलों को मीठे स्वाद का क्या कारण है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है। लैक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तब फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि फ्रक्टोज का काम है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। केरल, कर्नाटक,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कहवा आपको क से कहवा, क से कर्नाटक। तो कहवा सबसे ज़्यादा आपको भारत में कर्नाटक में होता है। और नारियल की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा आपको केरल में नारियल होता है। और मैंगनीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। और तंबाकू की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तो मैंने चारों ऑप्शन का जो चर्चा किया है न्यूनतम डाटा के अनुसार आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, हेमू, और ऑप्शन डी की बात करें तो जयपाल। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक आपको ऑप्शन सी यानी कि हेमू था। हर्षवर्धन की बात करें, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? जो भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म जो फिल्म राजा हरिश्चंद्र था उसको कब बनाया गया था? 1906 में, 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में और ऑप्शन डी 1913 में। तो इसको बनाया गया था आपको ऑप्शन डी 1913 में। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में किया गया था। और 1909 की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मार्लो मिंटो सुधार 1909 में ही कहा गया था। 1911 की बात करें तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के तहत। उसी समय आपको कलकत्ता से दिल्ली भी राजधानी स्थानांतरित किया गया था। तो इस चारों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से चारों ऑप्शन का डिस्कशन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? दिल्ली सल्तनत के सीमा का सर्वाधिक विकास ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, और ऑप्शन डी की बात करें तो बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश हुए, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। तो इस पांचों वंश में सबसे बड़ा वंश आपको तुगलक वंश है और सबसे छोटा वंश आपको खिलजी वंश है। तो इस सारे को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह भी क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील, बुल्लर झील, डल झील और मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है इस बात को पूछा गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुल्लर झील भी आपको जम्मू कश्मीर में है और शेषनाग झील की बात करें तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना ऑप्शन ए 1885, 1896, 1906 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1916। तो होम रूल लीग की स्थापना आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 1916 में हुआ था। वही 1885 की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे और स्थापना एओ हुम के द्वारा हुआ था और प्रथम अध्यक्षता बेमोस चंद बनर्जी ने किया था और 72 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया था। संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय गोकुलदास में हुआ था और 1896 की बात करें 1906 में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। 1896 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ईसा खां, अहमद लाहौरी, सैयद अहमद खां। तो ताजमहल का वास्तुकार आपको अहमद लाहौरी था जो कि शाहजहां के द्वारा अपने मुमताज बेगम की याद में बनवाया गया था। आगरा में ताजमहल है जो कि जमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29,
किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 243 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 256। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज का गठन का बात कहा गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता और 2 स्तरीय पंचायती आपको अशोक राय मेहता। पंचायती दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? भारत, मध्य भागवत गीता, जय भारत और जय संहिता। तो महाभारत का मौलिक नाम आपको ऑप्शन डी यानी कि जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, इस बात को पूछा गया है। तो भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संघीय न्यायपालिका के बाद भाग 5 में है। अनुच्छेद आपको 152 से लेकर 151 तक की बात संघीय न्यायपालिका में, जिसमें राष्ट्रपति की बात किया गया है, प्रधानमंत्री की बात किया गया है, मंत्रिपरिषद की बात किया गया है। और भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है। और भाग 6 में आपको राज्य और भाग 7 में समवर्ती सूची के ख को समाप्त किया गया है। और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग है और खंड वाइज भागों की संख्या पूछेगा तो 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर 32, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, चेतन भगत, एडोल्फ फ्रिंच। तो माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तस्लीमा नसरीन का है। हाफ गर्ल आपको चेतन भगत का है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो गंग वंश, पाल वंश, गुलाम वंश और गुप्त वंश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गंग वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश था। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 24 जनवरी को, 27 फरवरी को और 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको ऑप्शन डी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन के याद में। 24 जनवरी को विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी 24 जनवरी को 2022 में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 1 दिनों के लिए बनाया गया था बालिका दिवस के अवसर पर। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछने की ज़्यादा संभावना है और दिवस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना ऑप्शन ए 1798, 1882, 1884 और 1888। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। और 1798 की बात करें उस समय सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे। 1884 से आपको डॉफरिन का शासनकाल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? गोलाकार, वृत्ताकार, शंकुकार और स्पाइरल। तो हमारी आकाश गंगा की आकृति जो है आपको ऑप्शन डी यानी कि स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है एमिनो अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और तीनों। तो प्रोटीन में आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एमिनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, एसिटिक अम्ल आपको नींबू में होता है और सिरका में। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? सहारा, कलाहारी, थार और सोमाली। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कलाहारी है। क्वेश्चन नंबर 39, आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो विक्रम सेठ से, कृष्णदेवराय से, भभूति से और ऑप्शन डी की बात करें तो विष्णु शर्मा से। तो अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेवराय से। अष्ट प्रधान रहता तो शिवाजी से होता। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। ए सूटेबल बॉय का लेखक विक्रम सेठ हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आनुवांशिक की उत्परिवर्तन किसमें होता है? आनुवांशिकी की उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में, आरएनए में, डीएनए और आरएनए दोनों में, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डीएनए में। आनुवांशिक की उत्पत्ति किसमें होता है? तो आपको डीएनए में होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस पीडीएफ में आपको 41 क्वेश्चन था। प्रोटीन का निर्माण आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और ऑप्शन डी की बात करें तो एमिनो अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि एमिनो अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आपको 41 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार था। हर संभव डिस्कशन में प्रयास किया जाता है कि कुछ नया आपको सिखाया जाए, और सिखाया ही जाता है। और जो भी आपको इस नए चीज़ में डिस्कशन में नया लगे, उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। और जो भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा, उससे पहले रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि रिवीजन करके जाने से एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन दूर रहता है और आप अच्छा करके भी आएंगे। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लग जाइए, जो भी फॉर्म डाले हैं, और साइंस, जीके और करंट अफेयर्स को पढ़िए। और आप मैथ रीजनिंग तो पढ़ते आए ही होंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा सीरीज यह अच्छा लगता है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर सारे इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ डाला जाता है। तो इस तरह आज के सेशन का मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं शाम में ग्रुप डिस्कशन लाइव में। आप लाइव ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़े, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहां पर एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बताया जाता है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। वैसा बार बार सुनने से और आंसर देने से आपकी एक्सपीरियंस भी बन जाएगी और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।